तो आज हम पढ़ेंगे बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। बोरिंग कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव तो ये है कि देखो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द बोरिंग कॉस्ट, वेदर द बोरिंग कॉस्ट, वेदर इट हैज़ टू बी कैपिटलाइज अलॉन्ग विद द एसेट और इट हैज़ टू बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है बोरिंग कॉस्ट का, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद उसका डेफिनेशन ये कहता है बोरिंग कॉस्ट का, दैट इज़ द इंटरेस्ट और द अदर कॉस्ट इनकर्ड इन द कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। So the scope does not deal with the actual cost or the incidental costs or the opportunity cost, you can say, which we have with the owner's equity or the preference share capital. So this means that it does not deal with any dividend payments. ठीक है, तो डिविडेंड वाला एक्सक्लूडेड है, ओनली इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्लूडेड है। तो अभी एज वी रेड द डेफिनेशन इज that of borrowing cost is that it is the interest or the other cost incurred in the connection with the borrowing of funds, and hence it includes 5 points. One, obviously the interest or the commitment charges on the bank borrowings and other short term or long term borrowings, example working capital. Now second point is that the amortization of डिस्काउंट्स और प्रीमियम, लाइक जैसे हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड देन पेइंग देम ऑन द पार एंड देन द premium payable, although they were issued at par but they are paid at a premium. This means there is an interest portion involved in that. So even that was included. Then in the third case is the amortization of ancillary costs और incurred for arrangement of borrowing. मतलब अगर कुछ brokerage वगैरह तूने दिया है और कुछ भी expenses है in relation to getting that loan, that can be also amortized. And then but एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, कुछ भी फोर क्लोजर या फिर क्लोजिंग ऑफ बोरोविंग के लिए कुछ भी फंड जैसे हम लोग पे करते हैं ना, दैट पार्ट विल नॉट बी अमोर्टाइज. ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट इज फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स अंडर फाइनेंस लीज. ठीक है, एंड सिमिलर अरेंजमेंट्स. अभी नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ये है, थोड़ा टेक्निकल है, इसका एक एग्जांपल हमें देखना पड़ेगा बाद में, which is about the exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment of to interest costs. ठीक है, जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है हमारा, उस पर उसका एक मेथडोलॉजी है कैलकुलेट करने के लिए. फर्स्ट तो हम बाद में देखते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ रिकग्निशन ऑफ बोरोविंग कॉस्ट. नाउ रिकग्निशन ऑफ बोरोविंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड ओनली व्हेन it satisfies the asset definition, which is probable future economic benefit inflow should be there, and the cost of the borrowing can be measured reliably. तो बोरिंग कॉस्ट हम लोग लेते किस लिए हैं? बोरिंग कॉस्ट हम लोग लेते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट. ये बात तो ध्यान रखना, क्वालिफाइंग एसेट का जिक्र बहुत बार आएगा यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट में, बिकॉज एक एसेट को क्वालिफाई होना पड़ेगा तभी उसका बोरिंग कॉस्ट हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं. अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जिसका विच नेसेसरली टेक्स सब्सटैंशियल period of time to get ready for its intended use and sale. Duration can be 12 months or more, but it should be ideally 12 months or more, but it can be less than 12 months under circumstances which has considered appropriate under professional judgment. Okay, now qualifying asset का intended use और sale क्या होता है? देखो, use तो ये हो गया कि it can be used for producing goods, it can be used for providing services or for earning income. So the asset can be a fixed asset or investment. Examples are construction of building हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, डैम्स हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, एक्सेट्रा. एंड द अनदर यूज़ इज़ इंटेंडेड यूज़ और सेल. तो सेल कि ये है कि इट कैन बी यूज्ड एज एन इन्वेंट्री. सो इफ इट इज़ एन क्वालिफाइंग एसेट इन्वेंट्री, इन दैट केस द कॉस्ट एडेड कॉस्ट्स द कॉस्ट टू द इन्वेंट्री. एग्जाम्पल देखो, जैसे वाइन हो गया, फिर जेनेटिक सीड्स हो गया, विच टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स सेल. ठीक है, तो ये हो गया क्वालिफाइंग एसेट्स का डेफिनेशन. सो जो बोरोइंग कॉस्ट हमने लिया है, इन दैट केस इफ़ एनीथिंग रिलेटिंग टू दैट क्वालिफाइंग एसेट से इंटरेस्ट और जो हमारा बोरोइंग कॉस्ट एसोसिएटेड है, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट के साथ है तो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं. अगर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तब हमें से पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना पड़ता है. ठीक है,
और भी इस कैपिटलाइजेशन का एंट्री क्या होता है? कैपिटलाइजेशन का एंट्री होता है क्वालिफाइंग एसेट्स टू इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, ऐसा हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, कब उसे शुरू करना है, कब उसे रोकना है, मतलब कब उसे पॉज करना है थोड़े टाइम के लिए एंड देन उसे बिगिन करना पड़ता है। एंड देन थर्ड थिंग इज़ है व्हेन टू स्टॉप, लाइक व्हेन टू कैपिटलाइजेशन करना कब ख़त्म करते हैं हम लोग। तो अभी शुरू करते हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो व्हेन टू स्टार्ट कैपिटलाइजिंग इट, when to start to start capitalization when all the conditions are met. now क्या क्या conditions है? पहला कंडीशन तो ऑब्वियसली ये हो गया कि एक्सपेंडिचर इज़ ऑन द क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। नाउ एग्जांपल एक ये है कि टुक लोन ऑन 1st of April but the construction started only by 1st of October, hence there is a gap of 6 months. तो दिस 6 months का जो गैप हो गया है दैट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अगेन आफ्टरवर्ड्स। वो बोरिंग कॉस्ट हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन इज बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड। ऑब्वियसली अभी एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए खर्चा किया है, उस पर बोरिंग कॉस्ट लगना शुरू होगा, तभी तो हम लोग उसको कैपिटलाइज कर पाएंगे ना। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट एक्टिविटीज़ आर इन प्रोग्रेस। नाउ एक्टिविटीज़ कौन से इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं हम लोग फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट की बात कर रहे हैं। या तो फिजिकल एसेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, या फिर there's a technical and administrative work prior to the commencement of physical construction स्टार्ट हो गया। मतलब जैसे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना होता है, मतलब हम लोग ऐसे ही मतलब लैंड ले लिया, लोन ले लिया, उसके साइड बाय साइड ही हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें पहले अप्रूवल्स लेना पड़ता है, BDA का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर ऐसे काम के लिए द कंस्ट्रक्शन इज स्टक और these kind of activities are in progress, in that case if we have started to incur the borrowing cost, then we can capitalize that. Now second point is of suspension of capitalization, when to pause it. now इसमें दो पॉइंट्स हैं। देखो, capitalization can be of borrowing cost can be done only when the pause or the stop, the like the थोड़ी देर के लिए जो स्टॉप हुआ है दैट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द एसेट, ठीक है, मेकिंग इट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल। फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, बिल्डिंग जब बना रहे होते हैं उसको लोग कुछ मतलब जैसे छत ढलान दे दिया हमने, उसके बाद हम लोग को कुछ दिन रुकना पड़ता है ताकि वो उसका पूरा अच्छे से सेट हो जाए। तो दैट इज़ अ contributing factor in the development of the asset to make it ready for its intended use or sale, ठीक है। Another second thing is that if the pause or stop in the construction activity is temporary, is for a very smaller period of time, in that case also we can like include it for capitalization. तो अभी हमने बात किया कि इफ़ द पॉज और स्टॉप इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देन ओनली वी कैन कैपिटलाइज इट। एंड अनदर केस इज़ दैट व्हेन इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग। so when it is not contributing when it is not non-contributing factor, then obviously it has to be charged to the profit and loss account. For example, there is a charge, लेबर स्ट्राइक हो गया है, तो दैट इज़ नॉट अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। एंड देन सेकेंड केस इज दैट इट इज़ since it is not making it ready for the intended use or sale, that has to be charged to the profit and loss account. Now थर्ड पार्ट है सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, मतलब कब उस कैपिटलाइजेशन को रोक देना है। कैपिटलाइजेशन को तब रोक सकते हैं हम लोग जब क्वालिफाइंग एसेट इज सब्सटैंशियली रेडी हो गया तो ऑब्वियसली स्टॉप कर सकते हैं, बट इवन व्हेन इट इज़ सब्सटैंशियली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल, और सिर्फ उसका कुछ छोटा छोटा काम रह गया, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम घर बना रहे थे तो उसका पेंटिंग वर्क रह गया, अगर कुछ फर्नीचर हम लोग ऐसा बना रहे थे, मतलब कैपिटल जो क्वालिफाइंग एसेट है बना रहे थे, उसका कुछ छोटा मोटा काम रह गया है, उसको मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही माना जाएगा, और माइनर मॉडिफिकेशंस इज रिमेनिंग लाइक डेकोरेशन एक्सेट्रा इज पेंडिंग। इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ considered as substantially complete and then we can stop the capitalization of it. अभी ये सेसेशन के पार्ट में ही कब हमें कैपिटलाइजेशन रोकना चाहिए, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि केसेस हैं। जब देखो जैसे बिल्डिंग बनता है, हम जैसे मतलब 3 floor है, 2 floor है, फ्लैट्स बनते हैं ना, जैसे मतलब एक ही जैसा बिल्डिंग में आपके मल्टीपल फ्लैट्स हो गए,
तो इन दैट केस सी completion of one part is not dependent on the other part. इन दैट केस हम लोग प्रोपोर्शनेट करके कैपिटलाइजेशन रोक सकते हैं, मतलब जिस जो पार्ट खत्म हो गया है उसका कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर सकते हैं और बाकी का कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाट इट सेज हियर. एंड द अदर पार्ट, व्हाट when the qualifying asset is completed in parts, that is the assets is divided into two parts, capitalization can be stopped when the completed part is ready for its intended use or sale. Another case is that if the completed parts intended use or sale is dependent on other parts to complete, then we cannot stop it. It has to continue capitalization until other parts are also complete or substantially completed. एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेसेस और स्टेजेस ऑफ द अदर्स थिंग्स. ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया अपना. अभी बात करते हैं हाउ मच अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज. नाउ कितना हमें कैपिटलाइजेशन करना पड़ता है, दैट वी वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है. देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द particular borrowing and a qualifying asset is difficult. It involves professional judgment. Now, some borrowings are taken for specific purpose like house loan or construction loan, and now some debts are taken generally and then can be used for any activity or construction. Now, फर्स्ट पार्ट हमारा ये आता है कि फंड स्पेसिफिकली बोरोड फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफाइंग एसेट. ऐसे हमने जैसे हाउसिंग लोन का ले लिया है तो वो बोरिंग कॉस्ट, इट्स रिलेटिंग टू बोरिंग कॉस्ट, इट इज़ नॉट फॉर समथिंग एल्स. तो उसका बोरिंग कॉस्ट जो हमें कैपिटलाइज करना है उसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड, और जो हमने मतलब इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट हमें इनकर हुआ है उस लोन के ऊपर, लेस एनी इनकम ऑन दिस टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट. क्योंकि हम लोग जब जैसे कोई हाउसिंग लोन हमने 20 लाख का ले लिया, से फॉर एग्जांपल हमने बैंक वैसे तो देता नहीं है, बट बैंक ने अगर हमें 20 लाख दे भी दिया तो हम लोग 20 लाख एक बार में तो खर्चा नहीं करने वाले. तो 20 लाख हम लोग कहीं से फॉर एग्जांपल बैंक में कहीं रख देंगे, उसमें थोड़ा पैसिव इनकम आता रहेगा. जो तो अल्टीमेटली जो हम इंटरेस्ट उस बैंक बोरिंग पे कर रहे हैं माइनस जो बैंक इनका इंटरेस्ट हमें मिला है, दैट विल बी द कॉस्ट विच विल बी कैपिटलाइज्ड. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर ₹50 lakhs, and then the construction of a shed was there which took 20 lakhs, then purchase of machinery है 15 lakhs, the working capital is 10 lakhs, and then advance for purchase of a truck is 5 lakhs. तो टोटली 50 lakhs खर्चा हुआ. लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है एंड कौन सा नॉन क्वालिफाइंग एसेट है. अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो उसका कैपिटलाइज करेंगे, जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शेड. बट यहाँ पर जो परचेज ऑफ मशीनरी है, वर्किंग कैपिटल है और एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक है, ऑल दीज आर नॉन क्वालिफाइंग एसेट बिकॉज देयर इज अ कंडीशन which says that if any asset is immediately ready for use or sale after acquisition, it is not a qualifying asset. Hence, any borrowing cost to be charged to the profit and loss account. तो उसके बेसिस पे जो भी नॉन क्वालिफाइंग एसेट का है उसको हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा, और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट का हमें बोरिंग कॉस्ट में लेना पड़ेगा. यहाँ पर जो लाइंस हमें यूजुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और लिखना पड़ता है वो ये है, AS 16 borrowing costs are which are directly attributable to the acquisition, construction and or production of a qualifying asset. Now, qualifying asset is that which necessarily takes substantial amount of time to prepare for its intended use or sale. If an asset is ready for use or sale at the time of acquisition, then it is not a qualifying asset and the interest on that should be charged to the profit and loss account. अभी ये इसका टेम्पलेट है, जैसे हमने यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख दिया, नेचर लिख दिया, क्या है क्वालिफाइंग एसेट है, नॉन क्वालिफाइंग है, जो भी एक्सेट्रा है. नाउ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज ऐसे करके लिख दिया. हमें प्रोपोर्शनेटली हम लोग ले लेंगे, ये उस पर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट पे 9 का खर्चा हुआ है इंटू 20 जो टोटल इंटरेस्ट है 50 lakhs पे 9 इंटरेस्ट अमाउंट इनटू द खर्चा जो क्वालिफाइंग एसेट पे हुआ डिवाइडेड बाय द बोरोविंग. तो ये अपना प्रोपोर्शनेटली आ गया. और ये जो नेक्स्ट कॉलम है, इंटरेस्ट टू बी चार्ज है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर नॉन क्वालिफाइंग एसेट का डाल देंगे. नेक्स्ट पार्ट आता है अपना फंड्स. जब फंड्स हमने जनरली लिए हुए होते हैं, बोरोड जनरली, बट दे देन afterwards get utilized for a qualifying asset. Now, एक नोट यहाँ पर ये है कि it can also include working capital loan or any other short term or long term loan, and
here we need to calculate a weighted average borrowing cost. वो हम एक एग्जाम्पल में देखेंगे. Now, when funds are generally borrowed and then used for obtaining qualifying assets, then company should apply capitalization rate, weighted average borrowing cost. अभी ये जो एग्जाम्पल है वो हमें देखना पड़ेगा. यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है कि एक प्लांट पे एक्सपेंडिचर इनकोर हुआ है 50 लाख्स और जो बोरोविंग्स था हमने लिया है 80 लाख 20 लाख एंड 50 लाख्स 150 लाख्स का इन टोटल हमने जनरल बोरोविंग लिया था. अभी इसका कैपिटलाइजेशन करने के लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज बोरोविंग कॉस्ट विच इज़ total interest on those general borrowing divided by the total borrowing into rate. ये एक रेट आ जाएगा. अभी जो इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो जो एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट यहाँ पर जो हमने 50 लाख स्पेंड किया था मतलब 50 लाख्स इंटू दिस रेट कैपिटलाइजेशन रेट जो हमने कैलकुलेट किया एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द पीरियड, मतलब कितने महीने का है वो, उससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा ये जो इंटरेस्ट आ गया जो कैपिटलाइज किया है. तो ऑब्वियसली जो टोटल इंटरेस्ट आया था हमारा यहाँ पर पूरा जो इंटरेस्ट आया था माइनस दिस कैपिटलाइज्ड विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. अभी नेक्स्ट थिंग आता है. अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो था इस एग्जांपल में ये था कि इफ़ द टोटल कैपिटलाइज्ड अमाउंट the total capitalized amount should not exceed the actual borrowing cost incurred during the period. ठीक है. से फॉर एग्जांपल दिस रेट अगर कुछ ऐसा आ जाता कि ये जो अमाउंट है 50 लाख्स मल्टीप्लाई करने 50 लाख्स जो एक्सपेंडिचर हुआ था एसेट पे क्वालिफाइंग एसेट पे मल्टीप्लाई द कैपिटलाइजेशन रेट और जो पीरियड से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ अमाउंट आ गया कि वो इंटरेस्ट से ही बड़ा हो जाएगा 14.90 से ही बड़ा हो जाएगा, तो इट शुड बी लिमिटेड टू 14.90. इट कैन नॉट एक्सीड दैट. Next part is excess of carrying amount of qualifying asset over the recoverable amount. तो अगर देखो क्वालिफाइंग एसेट इज़ अ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट देन AS 28 के हिसाब से जो भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा विच इज़ द कैरिंग अमाउंट बीइंग मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट दैट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इफ द क्वालिफाइंग एसेट इज़ इन्वेंट्री इन दैट केस AS2 लगा कर हम लोग राइट ऑफ कर देंगे एक्सेस ऑफ दैट कैरिंग अमाउंट. ठीक है. द लास्ट पार्ट इज़ द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बोरोइंग कॉस्ट. अभी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर बोरोइंग cost and the amount of borrowing cost capitalized. First disclosure is that accounting policy हमने क्या लिया है which is accounting policy adopted for borrowing cost. हमने कौन सा accounting policy adopt किया. And second part is that the amount of borrowing cost capitalized during the period. तो ये इतना disclosure हो गया. अभी ये एक नोट है. बोरिंग कॉस्ट इज़ ध्यान रखने वाली बात है, मतलब कि बोरिंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज अप टू द डेट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट कंसिडर्ड कंप्लीट और इज सब्सटैंशियली कंप्लीट. वंस इट इज़ कंप्लीट और कंसिडर्ड सब्सटैंशियली कंप्लीट तो कैपिटलाइजेशन रोकना पड़ेगा. अभी ये सेकेंड थिंग है. Second thing है exchange difference arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the interest cost applies only and only when there is loss due to fluctuation. ठीक है. Say for example at the beginning of the borrowing exchange rate was 45 rupees per dollar, and then at the end of the year it became 48 rupees पर डॉलर वैल्यू. तो 3 रुपीज़ का जो लॉस हुआ है इसमें फॉरेक्स का लॉस हुआ है. उसी केस में हम लोग को ये जो कैपिटलाइजेशन वाला केस आएगा. तो उसका मेथड क्या है, उसका स्टेप्स टू कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट हो गया. देखो फर्स्ट टू कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट एज इफ वी हैड बोरोड इट इन द इंडियन करेंसी. ठीक है. इंडियन करेंसी का पहले बोरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे. सेकेंड थिंग इज दैट द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड इन द फॉरेन करेंसी. उसके बाद उनका जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेंगे. ठीक है. डिफरेंस निकाल लेंगे of the Indian borrowing cost of Indian currency and the actual borrowing cost of the foreign currency. जो the difference आएगा that will be the thing which will be capitalized. Say for example आपका जो फॉरेक्स का लॉस था, अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है विच इज़ अबाउट लिमिटिंग दिस कैपिटलाइजेशन अमाउंट अप टू द लॉस विच इज़ हैपेंड इन द एक्सचेंज. तो ये जो हमारा इंटरेस्ट आया, देखो इंटरेस्ट हमने अगर 10 रुपये इंटरेस्ट हमारा जो इंडियन करेंसी में आया है वो 1 रुपये है.
वो है से फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब 2 रुपए है, और जो इंटरेस्ट हमारा आया है वो फॉरेन करेंसी से आया है हमारा 1 रुपए, और डिफरेंस आ गया 1 रुपए ऑब्वियसली, ठीक है। तो और जो फॉरेक्स लॉस हुआ है वो 2 रुपए हुआ है। तो दो अगर फॉरेक्स कॉस्ट 2 रुपए हुआ है तो इन दिस केस 1 रुपए तो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, और जो 1 रुपए बच गया दैट हैज़ बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट फॉर एग्जांपल अगर आपका फॉरेक्स लॉस ही 0.5 हुआ है, तो in that case this capitalization amount cannot exceed capitalization, this difference between the Indian currency borrowing cost and the Indian foreign currency borrowing cost cannot exceed the forex loss, ठीक है। it will be limited to the loss which has happened in forex, ठीक है। another important point in borrowing cost is to remember that investments are not considered as qualifying assets, ठीक है। अगर क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट्स को तो AS13 के हिसाब से अकाउंट करना पड़ता है उसमें जो भी है। अभी अनदर पॉइंट हियर इज़ दैट इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट, first of all we will assume interest is for 1 year, and then second thing is that the special borrowing, अगर लोन के बारे में नहीं दिया हुआ है, मतलब लोन ऐसे बोला हुआ है कि लोन लिया हुआ है, तो एंड इट इज़ साइलेंट लाइक वेदर इट इज़ स्पेशल और जनरल, वी विल एज्यूम दैट इट इज़ स्पेशल बोरोइंग, ठीक है। एंड देन इफ इट इज़ बोथ आर गिवन, both the borrowings are given, special and general borrowing is given, then we will assume that the first we will calculate for special and then we will calculate for general. अभी यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जहाँ पर X Limited began construction of a new plant on 1st of April 2008 and obtained a special loan of rupees 4 lakhs to finance the construction of the plant. The rate of the interest was the loan was 10%. The company's other outstanding two non-specific loans were 6 lakh at 11% and 11 lakhs at 13% per annum interest. The expenditure that were made on the project were as follows. 1 अप्रैल जिसको जो मतलब पूरे साल के लिए था वो एक्सपेंडिचर किया आपने 5 लाख का। उसके बाद 1 अगस्त को जो मतलब 8 महीने के लिए है आपने 12 लाख खर्च किया। फिर उसके बाद जनवरी में मतलब 3 महीने के लिए 2 लाख खर्च किया। नाउ हमें कैलकुलेट करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट कंप्लीटेड ऑन 31st ऑफ मार्च, मतलब ईयर एंड में खड़ा हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एज अ प्रोविजन AS16 एंड पास जनरल एंट्रीज हम पास कर देंगे। अभी देखो इसका वर्किंग नोट हम लोग देखते हैं, हम लोग कैसे कैलकुलेट किया है इसका अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस के कब कब किए हैं और मतलब उसका एक एवरेज निकाल लिया है। मतलब 5 लाख हमने 12 महीने के लिए खर्च किया है, फिर 12 लाख 8 महीने के लिए खर्च किया है 8/12, तो 2 लाख हमने खर्च किया है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटरेस्ट हमारा मंथ के अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। Now calculation of average interest rate other than the specific borrowing. तो ये यहाँ पर वेटेड एवरेज इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम लोग। देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन नॉन स्पेसिफिक लोन इज़ देखो 6 लाख, जो 6 लाख 11% पे है, 6 लाख 11% प्लस 11 लाख 13% पे है, 2,09,000 आ गया। 2,09,000 डिवाइडेड बाय द टोटल बोरोविंग, मतलब 6 + 11 17, तो ये हमारा वेटेड एवरेज बोरोविंग रेट आ गया है। उसके बाद हमने जैसे हमने एक एग्जाम्शन में लिखा था कि अगर क्वेश्चन में दोनों स्पेशल और बोरोविंग दे रखा होगा, स्पेशल और जनरल बोरोविंग दे रखा होगा, तो स्पेसिफिक बोरोविंग का पहले कैलकुलेट करेंगे। जैसे 4 लाख हमें 4 लाख का 10% निकाल लिया विच इज़ 40,000, और नॉन स्पेसिफिक बोरोविंग का हमने ले लिया है जो एक्सपेंसेस हमने टोटल एक्सपेंसेस किए थे माइनस दिस 4 lakhs. 4 lakhs will be obviously the amount which we have spent from the non-specific borrowings, ठीक है। तो that multiplied by the weighted average borrowing cost, this amount came. So this is the amount which will be capitalized. Now the total expenditure which we had done was कॉस्ट ऑफ प्लांट वॉज 5 लाख 12 लाख और 2 लाख जो हमने यहाँ खर्चा किया था, प्लस जो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज ये, तो इसका जनरल एंट्री वही हो जाएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट 20,000 वॉट एवर दिस अमाउंट टू बैंक अकाउंट जो इंटरेस्ट हमने पे किया है। तो ये एक एग्जांपल हो गया है यहाँ पर।